मेरा नाम अनामिका है। मेरी जिंदगी कोई आसान नहीं थी। मैं हमेशा किसी न किसी परेशानी से लड़ती रही थी। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक विधवा औरत हूँ। मैंने कभी खुशी के दिन नहीं देखे थे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरी ससुराल में कोई भी नहीं था और मेरे मायके में भी सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं था। मैं 1 साल में ही विधवा हो गई थी। मेरे पति से मुझे कोई बच्चा नहीं हो सका था। मेरी माँ ने कहा भी था कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन फिर उसके बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं अपनी माँ की सेवा करना चाहती थी। वो बीमार थी, बूढ़ी थी, क्योंकि अपने पति के मरने के बाद मैंने जान लिया था कि अकेले इंसान की जिंदगी कुछ नहीं होती। इसीलिए मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब तक वो जिंदा थी उनकी सेवा करना चाहती थी। एक समय ऐसा आया जब मेरी माँ भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई और फिर मैं अपनी माँ के घर में ही हमेशा हमेशा के लिए रहने लगी। मेरा पति एक बहुत ही गरीब आदमी था जो मुझे शादी करके किराए के घर में ले गया था। अपने पति के मरने के बाद मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं रहा था, इसलिए मैं अपने माँ के पास वापस लौट आई थी और उसके बाद मैं अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी, क्योंकि माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। वह पहले लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी और माँ के मरने के बाद अपना गुजारा करने के लिए भी मैंने यही काम किया था। लोग मुझसे कहते थे कि तुम अपना अकेलापन दूर करने के लिए दूसरी शादी कर लो, किसी ऐसे मर्द से शादी कर लो जिसे तुम्हारी ज़रूरत हो। लेकिन मैं अपने आप को जिम्मेदारियों में बांधना नहीं चाहती थी। अगर मेरे पति से मुझे कोई औलाद होती तो मैं उसके सहारे खुश रहती, उसकी परवरिश करती, उसका ख्याल रखती। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे भाग्य में शायद पति का सुख, ससुराल वालों का सुख और औलाद का सुख है ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरी माँ के अलावा किसी रिश्ते से प्यार नहीं मिला था। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। पिता भी तब इस दुनिया से चले गए थे जब मैं 12 साल की थी। मेरी माँ ने भी अकेले जिंदगी गुजारी थी और मैं भी अकेले ही रहना चाहती थी। फिर मैं सोचती थी कि माँ के लिए तो मैं थी, लेकिन मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने भी मेरी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश नहीं की थी। मेरी माँ भी अकेली रही और मैं भी अकेली ही हो चुकी थी। गरीबी ने कभी मेरा दामन नहीं छोड़ा और किस्मत कभी मुझ पर मेहरबान नहीं हुई। ऐसा वक्त गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मैं जिन लोगों के घरों में काम करती थी वो भी मुझे सिर्फ अपने काम से ही याद किया करते थे। काम हो जाने के बाद मैं हर किसी को बोझ लगती थी। शुरू शुरू के तो दिनों में मैंने लोगों के घरों से खाना मांगकर खाया था, क्योंकि माँ की मौत का सदमा दिल को ऐसा लगा था कि काम के लिए हाथ पैर चलते ही नहीं थे। कोई मुझे खाना दे जाया करता, कोई मुझ पर एहसान कर दिया करता, तो कभी मैं खुद लोगों से खाना मांग लिया करती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं जीती रही, लेकिन मुझे जीने का मतलब कभी समझ नहीं आया। मेरी जिंदगी में कोई कभी बड़ा ख्वाब तो नहीं था, क्योंकि शुरू से ही मेरे पास न तो कोई सहारा था और ना ही कोई उम्मीद। मैंने बस इतना चाहा कि जितनी तकलीफ मुझे मिली है, इतनी तकलीफ किसी और को ना मिले। मैं एक औरत थी और ये दुनिया औरतों के लिए आसान जगह नहीं है। मैंने अपनी इतनी उम्र में सड़कों पर सोते हुए बच्चों को देखा और भूख से बिलखते हुए बच्चों को देखा, जिनको देखकर हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल मेरी ही तरह अकेले हैं। शायद इसलिए जब मैंने उस 12 साल की बच्ची को एक दिन लोगों के आगे भीख मांगते हुए देखा था, मुझे उसको देखकर काफ़ी तरस आया था, लेकिन फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। किस्मत शायद मुझे उससे दोबारा मिलाना चाहती थी। शाम का समय था और सूरज ढलने लगा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने काम से घर वापस लौट रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक तरफ कूड़े के ढेर में पड़ी। ये वही 12 साल की बच्ची लेटी हुई थी जिसको मैंने भीख मांगते हुए देखा था, मगर जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो बेहोश पड़ी हुई थी। वहां पर आने जाने वाले लोग उसे देखकर जा रहे थे, मगर कोई भी उसे उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मेरा दिल उसके लिए तड़प उठा। मैं फौरन ही उसके पास बैठ गई। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, उसे होश में लाने के लिए उसे हिलाने लगी। फिर किसी ने मुझे पानी लाकर दिया और कहा मैं पानी की छींटे उसके मुंह पर मारूं, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली थीं। मैंने कहा कि बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? वो कहने लगी कि भूख, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा बेटा, तुम्हें भूख लगी है तो तुमने खाया क्यों नहीं खाना? वो कहने लगी
मैं यहाँ कूड़े के ढेर में खाना तलाश कर रही थी और अचानक मुझे चक्कर आ गए, इसलिए मैं बेहोश हो गई। वो बच्ची अभी भी बड़ी कमजोरी की हालत में थी। वहां पर कोई भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे उससे हमदर्दी हुई। मैं तो खुद गरीब थी, मगर मैंने सोचा कि अगर जिंदगी मुझे कुछ नहीं दे सकती तो शायद मैं किसी की जिंदगी बदल सकती हूँ। मैंने उसे अपने साथ लिया, शायद ये सोचकर कि मैं उसका भाग्य बदल सकती हूँ, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि यह फैसला मेरी अपनी तकदीर बदलने वाला था। वह बच्ची मेरी जिंदगी में सिर्फ पन्ना लेने नहीं आई थी, मेरे आने वाले कल का एक ऐसा दरवाज़ा खोलने वाली थी जिसे खोलने की हिम्मत तो मैंने भी कभी नहीं की थी। मैं उसे अपने साथ घर ले आई थी। उसके बाल उलझे हुए थे, शरीर पर ढेर सारी मिट्टी लगी हुई थी, कपड़े भी गंदे हो रहे थे, उसका चेहरा पीला हो रहा था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने उसके आगे खाना रख दिया था और कहा कि बेटा, अब तुम यहाँ बैठकर आराम से खाना खाओ। उसने गौर से खाने को देखा, फिर अचानक खाने की प्लेट को दूर कर दिया। पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाना है। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, ये तुम क्या कह रही हो, खाना तुम्हारे सामने रखा हुआ है, आराम से खाना खाओ, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसने गर्दन हिलाकर कहा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसे अपने साथ रखूं या नहीं, क्योंकि पहले ही मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं रहते थे। वो जाने को कह रही थी, लेकिन मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी? वो मेरे साथ घर में रहने पर झिझक रही थी और ना ही खाना खा रही थी। इस बच्चे को देखकर मुझे अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी ठीक नहीं है। ये लड़की बहुत डरी हुई थी। इसकी हरकत मामूली लड़कियों के जैसी नहीं थी। मेरे जिद करने पर उसने प्लेट की तरफ देखा और बिना चम्मच के खाना खाने लगी। मैंने उसे टोका नहीं, शायद वो कई दिनों से भूखी थी। वो खाना खाते खाते बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। खाना खाने के बाद मैंने उसे कहा कि बेटा, नहा लो, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। वो मेरी बात सुनकर कुछ समय के लिए खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि मुझे बाथरूम जाना है। मैंने उसे रास्ता दिखाया और वो अंदर चली गई, लेकिन फिर जब वहां से वापस आई तो कहने लगी कि मुझे भीख मांगने के लिए जाना है, मैं भीख मांगकर ही अपना गुजारा करती हूँ। मैंने कहा, लेकिन बेटा, आज तो तुम आराम कर लो। उसने कहा कि नहीं, मैं भीख मांगकर वापस यहाँ आ जाऊंगी। मैंने उसके कहने पर उसे जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो अब यहाँ वापस आएगी या नहीं। फिर मैंने सोचा कि वो वापस आ गई तो अच्छा ही होगा। वैसे भी मैं लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती हूँ। वो भीख मांगकर पैसे लाया करेगी तो उन्हीं पैसों से मैं उसका ख्याल रख लिया करूँगी। मगर 4-5 घंटे गुजर गए थे, वो अभी तक नहीं आई थी। मुझे लगा कि शायद वो अब कभी वापस नहीं आएगी। रात हो गई थी और मैं बिस्तर पर लेटने के लिए जा रही थी। फिर अचानक मेरी नज़र दरवाजे पर गई। न जाने कि मेरी नज़रों को उसका इंतज़ार था। मैंने सोचा वो अब कभी वापस नहीं आएगी, शायद उसे भूख लगी थी और मैंने उसे खाना खिला दिया, इसलिए उसका काम हो गया। शायद वो अब मेरे पास ना आकर अपने खाने का बंदोबस्त कहीं और से कर ले। मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं फौरन ही बिस्तर से उठी और देखने के लिए गई कि इस समय कौन आया होगा, क्योंकि रात के 9 बज रहे थे। वैसे भी मैं अकेली थी और मेरे यहाँ कोई आता जाता नहीं था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई कि दरवाजे पर वही बच्चे थीं। मैंने कहा कि बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो काफ़ी समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा कि मैं तो आपको बताकर गई थी कि मैं मांगने के लिए जा रही हूँ। मुझे खुशी हुई। मैंने सोचा कि मांग कर जो ये पैसे लेकर आई है वो पैसे ही मुझे रखने के लिए तो ज़रूर देगी। मगर मैं तो हैरान रह गई थी कि उसके दोनों हाथ खाली थे। मैंने उससे कहा, तुम भीख मांगने के लिए गई थी तो पैसे कहाँ हैं? उसने मुझे चौंक कर देखा, जैसे वो मेरी नीयत को गलत समझ रही हो। मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो भीख मांगे। मैंने सोचा था कि जैसे मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, ऐसे ही उसका भी गुजारा कर लूंगी। ये उसका अपना शौक था और वो अपनी मर्जी से भीख मांगने के लिए गई थी। लेकिन अगर गई भी थी तो फिर पैसे कहाँ थे? वो ऐसे अनजान बनकर जवाब देने लगी जैसे कुछ जानती ही न हो। मैं खामोश हो गई। मैंने उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। फिर उसे अपने साथ बाथरूम में ले गई।
उसके हाथ पैर अच्छी तरह से ढुलाए और मेरे पास एक छोटा सा सूट रखा हुआ था, वो मैंने इसे पहनने के लिए दे दिया। हालांकि वो इस बच्ची के भी बहुत बड़ा आ रहा था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई कपड़े नहीं थे जो उसे फिट आते। उसका हुलिया कुछ ठीक हो गया था और फिर उसके बाद मैंने उसे अपने बिस्तर पर अपने बराबर में लेटा लिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बिस्तर था, जिस पर वो लेट गई और बड़े सुकून के साथ उसे नींद आ गई। लेटते ही वो इतनी गहरी नींद में चली गई थी जैसे बरसों से ना सोई हो, और फिर अगले दिन भी उसने कुछ ऐसा ही किया। सुबह सवेरे जब वो उठी तो कहने लगी कि मुझे घर से बाहर जाना है। मैंने कहा, अभी तो तुम सोकर उठी हो, अभी तो मेरे भी जाने का समय नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मांगने के लिए जाना है, और अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसकी कही हुई ऐसी बातें सुनकर मैं अचानक घबरा गई। मैंने कहा, तुम किसकी बात कर रही हो बेटा, और तुम कहाँ जाओगी? उसने कहा, मांगने के लिए जाऊंगी आंटी, मैं आपके घर में रात तक वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे जाने से बहुत रोका, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो सुबह का नाश्ता करने के बाद वहां से चली गई थी। पता नहीं ये लड़की कहाँ गई थी। कह रही थी कि भीख मांगने जा रही हूँ। मुझे लगा कि आज तो वो ज़रूर पैसे लेकर आएगी, मगर फिर मुझे याद आया कि वो कुछ लोगों के बारे में बात कर रही थी। वो कौन लोग थे कि किसी ने उस पर भीख मांगने के लिए दबाव बनाया हुआ था? ये फिर कोई और बात थी, ये फिर उसका परिवार था। वो अपने परिवार से मिलने जाती हो और सोच रही हो कि मेरी भी शराफत का फ़ायदा उठा ले, मेरे घर में पनाह ले ले, मेरे घर का खाना खाए। पता नहीं क्या बात है। मुझे उसके आने का इंतज़ार करना होगा, लेकिन मुझे अपने काम पर भी तो जाना था। मैं कब तक उसका इंतज़ार करती? इसलिए मैं अपने काम पर चली गई। शाम के समय जब मैं अपने घर वापस आई तो वो फिर से मेरे घर पर वापस आ गई थी, लेकिन इस बार भी उसके पास पैसे नहीं थे। मैं हैरान थी कि वो सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर गई थी और उसने कहा था कि वो भीख मांगने के लिए जा रही है। उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। आज मैंने उसे अपने पास बिठाकर उससे पूछा, तुम कहती हो कि तुम भीख मांगने जा रही हो, तो फिर तुम जो पैसे लेकर आती हो वो कहाँ जाते हैं? क्या तुम मुझसे झूठ बोलती हो या फिर तुम कहीं और जाती हो? उसने कहा, आंटी, मैं भीख मांगने ही जाती हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी? मैंने कहा, तो फिर पैसे कहाँ हैं? भीख मांगकर तो तुम खाली हाथ वापस आई हो। उसने कहा, पैसे तो उन्होंने ले लिए। मैंने कहा, उन्होंने किसने? तो वो कहने लगी, उन्होंने ही। मैंने कहा, क्या तुमसे कोई काम करवाता है? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे डर गई जैसे मैंने उससे कोई भयानक सवाल पूछ लिया हो, और उसके तुरंत बाद ही उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया और बेचैन होने लगी। मुझे लगा वो थक गई है, लेकिन वो तो अपने हाथों से बार बार पेट को पकड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में दर्द है। वो दर्द से चिल्लाने लगी और मैं घबरा गई कि अचानक उसे ये सब क्या हो गया। अभी तो वो मुझसे बिल्कुल ठीक बात कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? मगर उसने तो कुछ भी नहीं सुना। वो धीरे धीरे जमीन में बैठती गई और चिल्लाने लगी। मैं समझ गई थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने उसको बिस्तर पर लेटाया और उसका पेट खोलकर सहलाने लगी, मगर उसका पेट खोलने के बाद जैसे ही मेरी नज़र उसके पेट पर गई तो मैं हैरानी रह गई थी, क्योंकि उसके पेट पर एक अजीब सा निशान था। वो निशान सा लगता था जैसे किसी के ऑपरेशन होने पर होता है। एक छोटा सा चीरा लगा हुआ था जो ज्यादा दिनों का नहीं लग रहा था। मैं घबरा गई क्योंकि अब उसकी चीखें तेज हो रही थीं। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे डर लग रहा था। अगर आसपास के लोग मेरे घर में आ गए तो उनको लगेगा कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर रही हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, उसे तसल्ली दी कि वो शोर न मचाए। वो कहने लगी कि आंटी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करती? मेरे पास उसे डॉक्टर के पास ले जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक तो वो खुद भी पैसे लेकर नहीं आई थी और मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने देखा उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, उसका चेहरा पीला हो चुका था, उसकी सांस उखड़ रही थी। दर्द की वजह से उसको रोना भी आ रहा था और उसके चेहरे पर पसीना भी आ चुका था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी समय बेहोश हो जाएगी। मैंने घबराकर जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और उसको दिया।
उसने पानी को अपने होंठों से लगाया, मगर सिर्फ एक घूंट पिया और वापस ग्लास मुझे देने लगी और पानी पीने से इनकार करने लगी। उसकी हालत देखकर मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। मैंने उसे जल्दी से उसकी चप्पल पहनाए, मगर जैसे कि मैंने उसका हाथ थामा, मैंने महसूस किया कि उसके पेट में कुछ हरकत हो रही थी। ये कोई नॉर्मल दर्द नहीं था। उसके शरीर के अंदर कुछ था जो अब बेचैन हो रहा था। मेरी उंगलियां थर थर कांपने लगीं, मगर मैंने फौरन उसको लिया और घर से बाहर निकल गई। हर कदम पर मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि अस्पताल जाकर क्या पता चलेगा, मगर मैं ये जानती थी कि इसको कोई मामूली बीमारी नहीं थी। जब मैं इसे अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। मैं बाहर घड़ी कांप रही थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर आए और उनका चेहरा हैरान और परेशान था। उन्होंने मुझसे परेशान होते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ाकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी जेब से रूमाल निकाला और अपनी आंखों से आने वाले आंसू पोंछने लगे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्यों रो रहे हैं। मैं उनका चेहरा बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने बेताबी से डॉक्टर की तरफ देखा, जो अब भी खामोश थे और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि डॉक्टर साहब, बच्ची को क्या हुआ है? उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। वो मेरे करीब आए, जैसे कुछ कहना चाहते हो, मगर उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको ये बच्ची कहाँ से मिली? ये कौन है, आप जानती हो? मैं तो घबरा गई कि डॉक्टर को कैसे पता चला कि ये बच्ची मेरी नहीं है, बल्कि ये बच्ची मुझे कहीं से मिली है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपकी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरी बेटी है। ये कहते हुए डॉक्टर की आवाज़ लरज रही थी। मैं तो डॉक्टर की बातें सुनकर उलझ गई थी। डॉक्टर ने कहा, यह कोई मामूली बच्ची नहीं है। मैंने इसका अल्ट्रासाउंड किया है, मगर अल्ट्रासाउंड में जो हमने देखा वो समझ से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब डॉक्टर साहब? उन्होंने रिपोर्ट मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि इसे देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। आप मुझे बताइए कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि इस बच्ची के पेट में जीपीएस ट्रैकर लगाया गया है। मैंने चौंक कर कहा कि क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरी बेटी है, जो 4 साल पहले किडनैप हो गई थी, स्कूल गई हुई थी। लेकिन जब मैं उसे स्कूल लेने पहुंचा तो वो वहां पर नहीं थी। हर तरफ उसे तलाश कर लिया गया था। स्कूल वालों पर भी मैंने केस करवा दिया था कि आखिर उन्होंने मेरी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा, मगर उनका कहना था कि बच्ची यहाँ से चली गई है। शायद स्कूल की छुट्टी होने पर वो बाकी बच्चों के साथ स्कूल से निकल गई। उसके बाद मेरी बेटी कहाँ गई, मुझे पता नहीं चला। मैंने पुलिस में भी उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर पुलिस भी मेरी बेटी को तलाश न कर सकी। ये मेरी बेटी पिंकी है, जिसे मैं और मेरी पत्नी बहुत प्यार करते थे। इसके जाने के बाद तो मेरी पत्नी तो जैसे अकेली ही पड़ गई थी। हमेशा अपनी बेटी को याद करती रहती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम दोनों पति पत्नी ने अपने दिल को समझा लिया कि अब हमारी बेटी हमें कभी वापस नहीं मिलेंगे। तुम्हें मेरी बेटी पिंकी कहाँ मिली? क्या तुमने तो मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं किया? मैंने जल्दी से डॉक्टर साहब के आगे हाथ जोड़े और हाथ के इशारे से मना करने लगी कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बेटी के साथ कभी कुछ गलत क्यों करूंगी? मैं नहीं जानती कि इस लड़की का क्या नाम है। मैंने इसे एक दिन भीख मांगते हुए देखा था और उसके बाद ये मुझे कूड़े के ढेर में बेहोश मिली थी। मैंने देखा कि ये भूख से बिलख रही थी। मैं इसे अपने घर ले आई, इसका ख्याल रखने लगी, मगर ये तो सुबह के समय घर से निकल जाती है और कहती है कि भीख मांगने के लिए जा रही हूँ, अगर नहीं गई तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगा कि शायद इस बच्ची का दिमागी संतुलन खराब हो गया, लेकिन ये कौन है, कहाँ से आई है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इस बच्ची को भी ये बात खुद नहीं पता कि ये कहाँ से आई। इसे अपने माता पिता के बारे में भी कुछ नहीं पता। मैं इससे कोई भी सवाल करती तो ये खामोश हो जाती, डर जाती। मगर आज इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मुझे इसे फौरन अस्पताल लेकर आना पड़ा। आप ही बताइए, मैं गरीब औरत हूँ, अगर मैं इस बच्चे को किडनैप करती तो इस तरह आपके पास उसका इलाज करवाने के लिए लेकर नहीं आती।
डॉक्टर ने अपने हाथ बांधते हुए कहा कि पिंकी के साथ ज़रूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसके पेट में जीरा लगाकर उसके पेट के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया, जो इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी के रिएक्शन की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था कि जीपीएस ट्रैकर तब लगाया जाता है जब हमें किसी की लोकेशन का पता करना हो। इसका मतलब ये है कि कोई मेरी बेटी का पीछा कर रहा है, उस पर नज़र रखे हुए है। आखिर इस मासूम सी बच्ची के साथ ये दरिंदगी कौन कर सकता है? ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई। मुझे नहीं पता था कि पिंकी मुझे इस तरह भी मिल जाएगी। आज जब तुम पिंकी को अस्पताल लेकर आई और उसका चेकअप करते समय जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं हैरान रह गया था। पिंकी बेहोश है। हमें उसकी सर्जरी करके ये जीपीएस ट्रैकर निकालना होगा, लेकिन जिन लोगों ने ये ट्रैकर उसके पेट में लगाया है, अब तक उन लोगों को ये पता चल गया होगा कि मेरी बेटी यहाँ अस्पताल में मौजूद है। जिस तरह तुम बता रही हो कि मेरी बेटी भीख मांगने के लिए जाया करती थी, उस हिसाब से ज़रूर ये काम किसी बहुत बड़े गिरोह का लगता है, जिन्होंने बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाने का काम किया होगा, जिसमें सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हर दूसरे तीसरे दिन 7% बच्चे गायब होते हैं। उनको किडनैप किया जाता है, कुछ जिंदा बच जाते हैं, कुछ का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ को जान से मार दिया जाता है। मगर मेरी बेटी की किस्मत अच्छी थी कि आज तुम्हारे जरिए मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। डॉक्टर साहब को तो मैंने पूरी बात बता दी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक और अजीब बात थी। वो ये थी कि उनकी बेटी भीख मांगने तो ज़रूर जाती थी, और रात को जब घर वापस आती थी तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो खाली हाथ आया करती थी। ये एक हैरान कर देने वाली बात थी कि अगर वो भीख मांगने जा रही थी तो उसके पास कुछ तो पैसे होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे अपनी बेटी को जल्द से जल्द ठीक करना है। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और वो शारीरिक कमजोरी से गुजर रही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोई मामूली केस नहीं है। इस बारे में वो पुलिस को बताना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी बेटी का मैटर था, इसीलिए उन्होंने समझदारी से काम लेना बेहतर समझा। फिर डॉक्टर साहब मुझे पिंकी के पास लेकर चले गए। उन्होंने मुझे उसका लाइव अल्ट्रासाउंड करके स्क्रीन पर वो ट्रैकर उसके पेट में दिखाया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी कि क्या लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। उन लोगों को तरस नहीं आया इस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा करने का। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस ट्रैकर को पिंकी के पेट से निकालना होगा। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर मेरे अंदर एक तूफान मच गया था। ये कैसे मुमकिन था? और कुदरत का करिश्मा कि आज पूरे 4 साल बाद ऐसी हालत में पिंकी अपने पिता के पास आ गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपने पिता के पास आ चुकी है। मुझे तो इस चमत्कार पर यकीन ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने भी कहा कि मेरी बेटी वापस आ गई है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, वरना मैं तो समझता था कि मेरी बेटी ना जाने कहाँ हो गया और जिंदा भी होगी या नहीं। डॉक्टर के शब्दों में ऐसा दर्द था कि मैं कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गई थी, मगर एक खौफनाक हकीकत ने मुझे झंझोर दिया था। अगर पिंकी उनकी बेटी थी तो फिर वो इतने साल कहाँ थी? उसके साथ ये सब कुछ किसने किया? या फिर डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि बच्चे किडनैप करने वाले गिरोह ने ही ऐसा किया होगा? अब ये बात कितनी सही थी और कितनी गलत थी, ये तो हमें पिंकी ही बता सकती थी, क्योंकि अब वो अपने पिता के पास आ गई थी। डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी को प्यार किया। इतने सालों बाद अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को हर तरफ तलाश किया, मगर जैसे वो ज़मीन में समा गई हो। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन की सारी तैयारी की और अपनी ही बेटी का ऑपरेशन करने लगे ताकि ये ट्रैकर निकाल सके। कुछ समय के बाद पिंकी बेजान हालत में पड़ी हुई थी। मैं पिंकी के लिए प्रार्थना कर रही थी कि ये बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाए। अस्पताल के खामोश कमरे में पिंकी बेहोश पड़ी हुई थी। ट्रैकर उसके शरीर से निकाल दिया गया था। अब कोशिश थी पिंकी को ठीक करने की। डॉक्टर साहब अपनी बेटी के ही बराबर में कुर्सी डालकर बैठे हुए थे और मैं दरवाजे पर खड़ी थी। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब पिंकी होश में आएगी। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ से वापस मत जाना। मेरी बेटी को तुम यहाँ लेकर आई हो, इसलिए जब तक वो होश में नहीं आ जाती तुम्हें यहीं रुकना होगा।
तभी थोड़ी देर के बाद पिंकी का शरीर हरकत करने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह बेहोशी की हालत में बोल रही थी और ना जाने क्या बोल रही थी। हमारे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा कि बेटा क्या हुआ है तुम्हें। वो कह रही थी कि मुझे वहां नहीं जाना, मुझे भीख नहीं मांगनी। लोग मुझे डांटते हैं, मारते हैं, वहां मुझे भूखा रहना पड़ता है। सारा दिन थक जाती हूँ और वो लोग मुझसे सारे पैसे भी ले लेते हैं। पिंकी के शब्द मामूली नहीं थे। उसके पिता ने कहा कि बेटा आंखें खोलो। वो धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी सांसें चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक सपने से जागी हो। मैं भी उसके पास ही चली गई थी। उसने जोर से कहा कि माँ मुझे लेने आ जाओ। उसने कमजोर आवाज में कहा और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि पिंकी को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है, मगर हम नहीं जानते थे कि यादें किस हत्या खतरनाक होती हैं। उसकी आंखों में अभी भी डर था, जैसे उसका बीता हुआ समय बहुत ही खतरनाक हो। ये कोई मामूली सा किडनैपिंग केस नहीं था, बल्कि कुछ और था जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया था। और जब हकीकत सामने आएगी तब हम सबके लिए सब कुछ बदल चुका होगा। पिंकी जब होश में आ गई तो उसकी आंखों में अभी भी वही डर था, जैसे कोई उसे पुकारने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और मैंने पानी का ग्लास उसके होंठों से लगाया, मगर वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा कि बेटा, क्या तुम्हें याद है कि तुम कहाँ थी? वो एक गहरी सोच में चली गई, जैसे कोई सोचने की कोशिश कर रही हो, मगर उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें पिंकी को यहाँ से निकालना होगा। पिंकी की याददाश्त खुद ब खुद आ जाएगी। पिंकी सुबह से अस्पताल में मौजूद है और जिन लोगों ने इसके शरीर में ट्रैकर लगाया है, अगर उन्हें पता चल गया कि उसकी लोकेशन यहाँ की आ रही है तो वो ज़रूर पिंकी को यहाँ तलाश करने के लिए आएंगे। पिंकी के शरीर से ट्रैकर तो निकाल दिया गया था, लेकिन वो अभी भी अस्पताल में मौजूद था। इसलिए डॉक्टर साहब ने पिंकी को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसका ठीक तरीके से इलाज किया जाए, और खुद भी मुझे वहां लेकर चले गए। वहां पिंकी का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर साहब ने पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और उन्हें उम्मीद थी कि पिंकी के आरोपी उसकी तलाश करते हुए अस्पताल तक जरूर पहुंचेंगे। मुझे यहाँ अस्पताल में आए हुए काफ़ी समय गुजर गया था। उधर अस्पताल में पिंकी का इलाज चल रहा था और इधर मैं जब अपने घर आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे घर का ताला टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में तलाशी ली गई है। साथ ही मेरे घर में मुझे यह खत भी पड़ा हुआ मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि हम जानते हैं कि बच्ची तुम्हारे पास है, हमें बच्ची वापस कर दो वरना तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये खत पढ़कर तो मैं घबरा गई थी। मुझे सब कुछ फौरन डॉक्टर साहब को बताना होगा। वह वापस अस्पताल जाने के लिए घर से निकलने वाली थी, जब थोड़ी दूरी पर जाकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे पलटकर देखने की कोशिश की, मगर मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं बस लगातार चलती गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आई। वो मेरे बराबर में आकर रुकी और मेरे मुंह पर हाथ रखकर किसी ने मुझे गाड़ी के अंदर खींच लिया। मैं चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा मुंह बंद था। मैं कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। वो लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी में 2 नकाबपोश आदमी थे, जिनमें से एक गाड़ी चला रहा था और दूसरे ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था। पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। फिर कुछ दूरी पर आने के बाद ये लोग मुझे खंडहर जैसी जगह पर ले आए थे, जहां पर चारों तरफ धूल मिट्टी थी और एक कोने में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। कमरे के दरवाजे को मकड़ी के जाले ने घेर रखा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसके बाद मुझे कमरे के अंदर ले गए। मैंने कहा कि तुम लोग कौन हो और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। उन्होंने अंदर ले जाने के बाद मुझे एक कुर्सी से बांध दिया। मैं चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मगर यहाँ मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें छोड़ देते, लेकिन तुमने हमारी बच्ची को गायब कर लिया। बताओ कि वो बच्ची कहाँ है, क्योंकि हम तुम्हारे घर में तलाशी करने के लिए आए थे और तुम्हें खुद भी देख कर गए थे। हमें पता है कि वो बच्ची तुम्हारे पास आ गई थी। हमें लगा कि तुम तो खुद गरीब औरत हो, तुम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, मगर तुम उसे कहाँ छोड़कर आई हो, क्योंकि उसकी लोकेशन हम ट्रैक नहीं कर पा रहे। मैं समझ गई थी कि ये लोग वही हैं जिन्होंने पिंकी को किडनैप किया था।
मगर इन लोगों को लगता है कि मैंने पिंकी को कहीं छुपा रखा है। इन लोगों का चेहरा मैं नहीं देख पा रही थी क्योंकि इन्होंने अभी भी अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाया था। इन्होंने मुझे अपने पास बंदी बना लिया और कहने लगे कि हमें बच्ची चाहिए, बताओ बच्ची कहाँ है? अगर तुमने हमें हमारी बच्ची वापस नहीं लौटाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने इन लोगों के आगे हाथ जोड़े और रिक्वेस्ट की कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। वो तो भीख मांगने के लिए गई थी मगर फिर वापस भी नहीं आई। मगर ये लोग बार बार मुझ पर बंदूक दिखाकर दबाव बना रहे थे कि अगर तुमने हमें बच्ची के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें शूट कर देंगे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं डॉक्टर साहब को कैसे बताऊं, कि उन तक कैसे ये खबर पहुंचाऊं कि उनकी बेटी के आरोपी मेरे सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे भी बंधक बना लिया है। मैं लोग उसे लगातार मना कर रही थी कि मैं पिंकी के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर इनका कहना था कि सब में तुम्हारा ही हाथ है, तुमने ही उसे किडनैप किया और अब जब तक तुम हमें उसके बारे में नहीं बता देती हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं उनसे लगातार मना कर रही थी। उनका कहना था कि तुम उसे कहीं छोड़कर आई हो क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन हॉस्पिटल की आ रही थी। हमारे आदमी हॉस्पिटल में चले गए और अब जल्द ही तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। मैंने शुक्र का सांस लिया कि ये तो अच्छा है कि डॉक्टर साहब ने पिंकी को उस अस्पताल से निकालकर किसी दूसरे अस्पताल में भेज दिया। मगर ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे थे और मैं परेशान थी। मैंने सोच लिया था कि मैं चाहकर भी इन्हें नहीं बताऊंगी कि पिंकी कहाँ पर है, क्योंकि ये लोग न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुके होंगे। मैंने भी सारी जिंदगी अकेले बिताई थी, इसीलिए मैं अकेलापन की सज़ा अच्छी तरह से जानती थी। पिंकी के माता पिता होते हुए भी उन्होंने उसे उसके माता पिता से जुदा कर दिया था और उससे भीख मंगवाया करते थे। न जाने उस बच्ची पर इन्होंने क्या किया, अत्याचार किए होंगे। उन्होंने हर तरह से मुझे डराने की धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी आसानी से इनकी बातों में नहीं आने वाली थी। उन्होंने मेरे माथे पर गन रख दी थी। मौत मेरे बिल्कुल करीब थी। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि भले ही मेरी जान चली जाए, मगर अपनी जान देने के बाद मैं बहुत सारे बच्चों की और पिंकी की भी जान बचा सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं फौरन ही इन लोगों को पुलिस के हवाले करने की पूरी कोशिश करूंगी। पुलिस को अपनी गवाही दूंगी। और एक आदमी मेरे करीब खड़ा हुआ था और दूसरा वाला मेरे माथे पर गन ताने खड़ा था। पहले वाले ने मेरा हाथ मरोड़ दिया। मैं जोर से चिल्ला उठी। वो कहने लगा कि बताओ तुमने क्या किया है, उसके साथ कहाँ है वो? अगर तुमने हमें उसका पता नहीं बताया तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सुलूक किया जाएगा। मैं रो रही थी। मुझे मौत से डर नहीं लग रहा था। इन लोगों ने मुझे हर तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा परिवार बर्बाद कर देंगे, मगर इनको क्या पता था कि मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा, तुम मेरा जो चाहे बेकार कर लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि पिंकी कहाँ पर है। इसी तरह मुझे सुबह से शाम हो गई थी और ये लोग हर तरह से मुझसे सर चुगलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, मुझे भूखा प्यासा रखा था। मैं जानती थी कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुझे मरने देंगे। इन लोगों को डर है कि पिंकी के पकड़े जाने से इनका बहुत नुकसान होगा, इसलिए हर हद तक पिंकी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। ये लोग अपने किसी बॉस से बार बार फोन पर बातें कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि अभी तक बच्ची नहीं मिली है और ये औरत हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। मुझे अपने जन्म का समय याद आ रहा था जब मैं पैदा हुई थी और मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया था। न जाने कि उस समय मुझे अपनी माँ बड़ी बेचैनी से याद आ रही थी। कहते हैं कि इंसान कभी दुनिया से जाने वाला होता है तो उसे अपने प्यारों की बहुत याद आती है। मेरा इस दुनिया में था ही कौन, सिर्फ एक माँ थी जो मेरे साथ ज्यादा समय तक रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरे ने चारों तरफ को घेर लिया था। मैं अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी जब अचानक एक जोरदार शोर की आवाज आई। एक हलचल सी मची जिस पर मेरी आंखें खुलीं। मुझे तो लगता था कि मैं अब कभी नहीं बच सकूंगी, लेकिन ऊपर वाले का चमत्कार था कि उसने मुझे बचा लिया था, क्योंकि डॉक्टर साहब पुलिस वालों को लेकर वहां पर दाखिल हो रहे थे और मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ और किस तरह से उन लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में पता चल गया था। वहां पर पुलिस आई और पुलिस ने इन दोनों को मौके पर ही दबोच लिया था। हालांकि दोनों आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे।
पुलिस ने मेरे हाथ पैर खोले, डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया था। मैं हैरान रह गई थी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा ध्यान तो इस बात पर तब गया जब मैंने ध्यान से सोचा कि पिंकी के पेट में जीपीएस ट्रैकर था और पिंकी तुम्हारे घर पर रही, तुम्हारे साथ रही, तो फिर इन लोगों को पता होगा कि वो तुम्हारे पास है। इन लोगों ने पहले तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसका ट्रैकर निकाल दिया गया तो ये लोग बेचैन हो गए होंगे और फिर इन्होंने पिंकी को तलाश करने के लिए हर तरफ उसे ढूंढना शुरू कर दिया होगा। इन लोगों का सबसे पहला ध्यान तुम पर गया होगा। मुझे जब ये ख्याल आया तो मैंने फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को ये भी बता दिया था कि ज़रूर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और अस्पताल में भी वो लोग अपना भेष बदल कर या किसी भी तरीके से पिंकी को ढूंढने के लिए ज़रूर आएंगे। पुलिस सतर्क हो गई थी और हर तरह से उन्होंने अस्पताल में पहरा दे दिया था, जगह जगह पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। जब पुलिस को लगा कि यही वो संदिग्ध लोग हैं तो फौरन ही इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर पता चला कि तुम भी अपने घर से लापता हो गई हो। तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल सका, इसलिए पुलिस ने इन लोगों के साथ सख्ती की और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने अड्डे के बारे में बता दिया और इस तरह हम तुम तक पहुंचने में कामयाब रहे। अच्छी खबर यह है कि पिंकी को भी होश आ गया। उसकी याददाश्त धीरे धीरे आ गई। उसने पुलिस को अपना बयान दे दिया। मैं डॉक्टर साहब की बात सुनकर खुश हो गई थी। पुलिस ने इन दोनों आदमियों को पकड़ लिया था और मुझे भी उनकी हिरासत से रिहा करवा दिया था। मेरी हालत खराब थी, इसलिए मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की गई। उन्होंने अपने बॉस के बारे में बता दिया था और इन लोगों ने अब तक कितने बच्चे किडनैप किए हैं ये भी सब कुछ पता चल गया था। ये लोग बच्चों के साथ क्या करते थे ये सब कुछ भी पता चल गया था। ये लोग बच्चों को किडनैप करने के बाद उनसे भीख मंगवाया करते थे और सारा दिन भीख मांगने की जितनी भी रकम आती थी वो लोग अपने पास रखते थे। बच्चे कहीं गायब ना हो जाए, पुलिस को जाकर सब कुछ बता ना दे, अपने रिश्तेदारों के पास न चले जाए, अपने घर वालों के पास न चले जाएं। इसीलिए उन्होंने बच्चों का ऑपरेशन करने के बाद उनके शरीर में जीपीएस ट्रैकर फिट कर दिया था ताकि इन लोगों को बच्चों की लोकेशन मिलती रहे और अगर इन्हें कहीं भी गड़बड़ का एहसास हो तो ये बच्चों को मौके पर पकड़ लें। पिंकी मेरे पास आ गई थी। ये लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे, मगर जब इन्होंने मेरे बारे में पता लगाया तो इनको पता चला कि मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ और मैंने हमदर्दी में उसे अपने घर में जगह दी थी। उन्होंने सोचा कि मुझ जैसी गरीब औरत उनका क्या बिगाड़ सकती है। इन लोगों ने बच्चों के दिल में इस तरह का डर बिठा दिया था कि बच्चे कितनी भी बुरी हालत में हो भीख मांगने जरूर जाते थे और अपने ठिकाने पर जाने से पहले इन लोगों को पैसे दिया करते थे। इन्होंने बच्चों को रखने के लिए भी एक जगह बनाई हुई थी जहां पर सारे बच्चे रहते थे और फिर उनके साथ मारपीट की जाती थी। जो बच्चा भीख मांगने पर इनकार करता या फिर अपने घर वालों को याद करके रोता तो उसे बुरी तरह से मारा जाता था। उसे डराया धमकाया जाता था ताकि वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। जब इस केस का खुलासा हुआ तो पता चला कि ये एक बहुत ही बड़ा गैंग है जिसने कई सालों से बच्चों को किडनैप करने का धंधा बनाया हुआ है और बच्चों से भीख मंगवाकर अपना गुजारा करते हैं। उनके बॉस को भी पकड़ लिया गया था और जो बच्चे थे उन सारे बच्चों को रिहा करवा दिया गया था। कुदरत यही चाहती थी कि पिंकी मेरे पास आ जाए। उसके बाद ही इनके गैंग का पर्दाफाश हो। पिंकी को होश आ गया था, उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। उसके इलाज पर पूरा ध्यान दिया गया था। उसके पिता ने काफी मेहनत के साथ अपनी बेटी को ठीक कर दिया था और इन सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली थी। पिंकी के पिता डॉक्टर साहब मेरे बहुत एहसानमंद थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया, वरना आजकल कौन किसी के लिए हमदर्दी अपने दिल में रखता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी, उसे खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा और तुम उसका इलाज करवाने के लिए उसे मेरे पास लेकर आई। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ये सब कुछ मैंने भलाई की खातिर किया। डॉक्टर साहब ने मेरी मदद की, मुझे एक छोटा सा घर दिलवा दिया और अपने घर में नौकरी करने की भी ऑफर दी। उन्होंने कहा कि तुम हमारे ही घर में रह सकती हो और वह रहकर काम भी कर सकती हो। अपने घर के पास उन्होंने मुझे एक छोटा सा घर दिलवाया था जहां पर मेरा मन करता तू रहने के लिए चली जाती थी और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का ख्याल तुमसे ज्यादा कोई नहीं रख सकता, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी के केयर टेकर बना लिया था।
इस तरह मैं डॉक्टर साहब के घर में रहने लगी, उनकी बेटी का ख्याल रखने लगी, उनके घर के कामकाज करने लगी। हालांकि वो लोग मुझे नौकरानी से ज़्यादा अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं। इस तरह मेरा अकेलापन दूर हो गया। जो औरत कई सालों से अकेली रही, जिसने कभी खुशियां नहीं देखी, गरीबी ही गरीबी देखी थी, आज उसके पास सब कुछ है। वैसे भी मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो सिर्फ 2 पल की खुशियों की ज़रूरत थी और अपना अकेलापन खत्म करना था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।